Good evening, students. In our preparation series, this is now turn for geography chapters. The first geography chapter is the Earth in the Solar System. सौरमंडल में पृथ्वी, ये हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है. आइए इसे शुरू करते हैं. Which one of the following planet is the largest among all? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह इन सब में सबसे बड़ा है? मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न, दीज आर द ऑप्शंस. मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? अपने सौरमंडल पर जरा विचार करते हैं. ये हमारा सौरमंडल है. बच्चों, जब हम सन के साथ बढ़ती हुई डिस्टेंस को देखते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें डिस्टेंसेस को बढ़ाते हुए, तो सन के सबसे करीब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ऐसे छोटे छोटे 4 प्लैनेट हमें दिखाई देते हैं. और इसी तरीके से बाद में इसके बाहर की तरफ भी हमें 4 प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये 4 का जो साइज़ है वो अंदर वाले प्लैनेट्स की तुलना में थोड़ा बड़ा है. अंदर वाले इन प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, और बाहर वाले इन 4 को हम आउटर प्लैनेट्स या बाह्य ग्रह भी कहते हैं. देखने में आकार से पता चल ही रहा है, आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हैं, लेकिन वास्तव में ये वजनी हैं. इनका जो निर्माण है वो ज़्यादा डेंस मटेरियल से हुआ है, इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है. जबकि बाहर के जो प्लैनेट्स हैं वो वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं, यानी ज़्यादा बड़ा आयतन रखते हैं, आकार बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इनका निर्माण ज़्यादातर गैसीय पदार्थों से हुआ है. खैर, हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं. हमें पूछा गया था कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है. हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति या जुपिटर. हिंदी में हम बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में ये जुपिटर है. क्वेश्चन में वापस आते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल? सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन सा है? इन बाकी के 3 से भी, और पूरे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा है वो जुपिटर या बृहस्पति है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट? पूरे चंद्रमा वाली रात को क्या नाम दिया जाता है? क्या कहते हैं जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है रात में? अमावस्या, पूर्णिमा, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज? बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पूर्णिमा. जब पूरा चंद्रमा हमें रात में दिखाई देता है, यानी उसके पूरे दर्शन हमें होते हैं, तो उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, उजली रात कहते हैं उसे. ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? हमारे अर्थ के रोटेशन, रिवोल्यूशन, तमाम जो प्रोसेस होती है हमारे इस सोलर सिस्टम में, उसमें कैसे काम करता है, ज़रा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं. इस फिगर में देखने से क्लियर है, सनलाइट यहाँ से आ रही है. इसका अर्थ है कि यहाँ पर कहीं पर सन है जहाँ से सनलाइट हमारी धरती की तरफ आती है. ये हमारी धरती है, अर्थ. और जैसा हमें पता है कि अर्थ का सिंगल नेचुरल जो सैटेलाइट है, यानी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है. जिस तरीके से हमारी धरती, हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, सन के चारों तरफ वो एक परिक्रमा करती है अपने ऑर्बिट के साथ, उसी तरीके से ये हमारा जो सैटेलाइट है मून, ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है. ब्लू कलर की इस ऑर्बिट के साथ देख सकते हैं कि ये परिक्रमा करते हुए कई सारी जो पोजीशंस है उनको चेंज करता है. ABCD EF GH ऐसे करते हुए अपनी पोजीशंस को ये चेंज करता जाता है बारी बारी, इस तरीके से. अब चंद्रमा की ये तो बदलती हुई स्थितियां हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में जो लाइट का सोर्स है वो सन ही है, और सन के इस सोर्स के और हमारी धरती के बीच में कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा सैटेलाइट परिक्रमा करने के दौरान, रिवोल्यूशन के दौरान, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जैसा कि ये A वाली सिचुएशन है. और इस सिचुएशन में क्योंकि पूरी तरीके से चंद्रमा सूर्य की रोशनी से ढक जाता है, उस पर उसका जो अंधेरा जो भाग है वो हमें ज़्यादा दिखाई देता है. अंधेरा भाग दिखाई देता है, इसका अर्थ ये जो टाइम है वो न्यू मून का है. रोशनी हमें नहीं मिल पाती, चंद्रमा हमें प्रकाशित नहीं दिखता. चंद्रमा सामने के हिस्से में आ जाता है और सूर्य की पूरी रोशनी को ढक देता है, जिससे चंद्रमा पर कोई रोशनी नहीं पड़ती और चंद्रमा हमें नहीं दिखता. और ऐसी रात को हम काली रात या अमावस्या की रात कहते हैं, जब हमें चंद्रमा नहीं दिखता. दिस इज़ न्यू मून नाइट. और बाद में फिर चंद्रमा अपने फेजेस को चेंज करते हुए BCDE इस तरीके से करते हुए E वाली पोजीशन पर आता है, जब चंद्रमा एक अलग दिशा में हो जाता है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी पड़ती है. आप सामने देख सकते हैं E का इधर वाला जो आगे वाला हिस्सा है वो प्रकाशित है, जबकि पीछे वाले हिस्से में रोशनी नहीं है. ये आगे का जो चमकता हुआ हिस्सा है, ये पूरे चंद्रमा पर हमें पड़ती हुई जो रोशनी है, ये हमें पूरे चांद को दिखाती है. हम उसे फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं. और फिर उसके बाद फिर ये अपनी फेजेस को चेंज करते हुए अमावस्या की तरफ, यानी न्यू मून की तरफ चला आता है, F, G और H की फेजेस में. और हमें चंद्रमा भी उसी प्रकार से दिखाई देता है, जैसे पहले शुरुआत में ये बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अगर हम देखें धीरे धीरे चंद्रमा हमें बढ़ते हुए दिखाई देता है, और फोर्थ पोजीशन पर आकर के हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगता है. बाद में दिनों के बढ़ने के साथ ये चंद्रमा फिर हमें छोटा दिखता है, और छोटा होता है, 7th और छोटा,
और बाद में 8th पोजीशन पर पहुंच करके फिर न्यू मून हो जाता है, यानी अमावस्या आ जाती है। इस प्रकार से ये पूर्णिमा और अमावस्या का, न्यू मून और फुल मून का जो साइकिल है वो काम करता है। इनके कंपैरेटिव जो इनकी मोशन है हमारी अर्थ की और अर्थ की सैटेलाइट मून की, इनकी कंपैरेटिव जो मोशन होती है इसकी वजह से सिचुएशन बनती है जिस कारण से हमें ये स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। इस क्वेश्चन में पूरी चंद्रमा वाली रात्रि को हम पूर्णिमा कहेंगे। दिस इज फुल मून नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेलेशियल बॉडीज। आकाशीय पिंड क्या हैं? सन, मून, ऑल द स्टैंडिंग बॉडीज इन द स्काई एंड ऑल ऑफ दीज। बच्चों, वो सभी तरह के पिंड, चाहे उनमें अपना प्रकाश हो या वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हों, जैसा कि हमने अभी मून की चर्चा की। मून के पास खुद की लाइट नहीं है, सन की जो लाइट उस पर पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन से उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट जो हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन वास्तव में वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऐसे सभी जो पिंड हैं जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे इस सौरमंडल में हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो खुद सन यानी स्टार इसका क्यों ना हो, चाहे इसके प्लैनेट्स हों या इसके सैटेलाइट्स हों, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉइड्स, जितने भी तरह के पिंड हमें दिखाई देते हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ सेलेशियल बॉडीज। सबको हम आकाशीय पिंड कहेंगे, चाहे उनका प्रकाश करने की उनकी खुद की क्षमता हो या दूसरे के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आर सेलेशियल बॉडीज। आकाशीय पिंड हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहचाने जाने योग्य नक्षत्र है जिसको आप बहुत सहजता से, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं? चंद्रमा, सूर्य, सप्तर्षि और जुपिटर। बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक का एक चित्र हम देखते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ चित्र है और ये देखने से स्पष्ट है बच्ची एक तारे की पहचान कर रही है, नॉर्थ स्टार की, ध्रुव तारा जिसे आप कहते हैं। इस तारे की पहचान में हमें जो तारामंडल मदद करता है, ये एक सामान्य प्रकार का आकार बनाता हुआ तारामंडल है और ये हम आसानी से अपने खुले आकाश में, जब बादलों वाली रात नहीं हो तो हम इसे देख सकते हैं और ये लगभग अपने स्थान पर हमें दिखाई देते हैं। इनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे के संबंध में लगभग एक जैसी ही होती है, यानी इसी प्रकार से ये 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं। और भारत में जैसा हम चीज़ों का नामकरण करते हैं, हमने उन सभी का नाम ऋषियों के नाम पर रख रखा है, इसलिए हम इस तारामंडल को, इस कॉन्स्टलेशन को, नक्षत्र मंडल को सप्तर्षि कहते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है मून, सन या जुपिटर नहीं है, सप्तर्षि इज द राइट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द सेलेशियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। अभी हमने बात की कि वो सभी नक्षत्र या वो सभी तरह के सेलेशियल बॉडीज जो खुद से अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स एंड नन ऑफ दीज। अभी हमने चंद्रमा की बात की जिसके पास खुद की रोशनी नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, यानी सैटेलाइट का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। हमारी पृथ्वी खुद से ऊर्जा नहीं बनाती है। हमारी पृथ्वी जो है वो ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए डिपेंड करती है सन के ऊपर, यानी प्लैनेट्स भी अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाते। और स्टार्स की जब हम बात करें तो थोड़ा सा स्टार्स का मैकेनिज्म समझ लें। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा जो सबसे नज़दीकी या हमारा स्टार है उसका नाम है सन, यानी सूर्य वास्तव में एक स्टार है। हम सन के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी थोड़ी सी लेते हैं। सूर्य के जो बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ये जो हाइड्रोजन गैस है H2, ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है धीरे धीरे हीलियम में, और इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, यानी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होने के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी या हीट यहाँ पर जनरेट होती है। और ये जो पैदा हुई गर्मी है ये इसके सन के कोर वाले हिस्से से, केंद्र वाले भाग से धीरे धीरे सन के बाहरी सरफेस पर पहुँचने लगती है। कंडक्शन कन्वेक्शन करते हुए धीरे धीरे ये बाहरी सरफेस तक पहुँच जाती है और बाद में सन की ये जो बाहरी एनर्जी है जो उसकी सरफेस तक आ गई है, कई लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर मौजूद होता है, उसके बाद ये एनर्जी चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में फैलने लगती है। इस तरीके से न केवल हमारा सन बल्कि जितने भी स्टार्स हैं, स्टार्स इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की एनर्जी है, वो एनर्जी बनाते हैं और वो एनर्जी अपने पास से रेडिएट करते हैं, विकिरित करते हैं। और सन भी क्योंकि एक स्टार है इसलिए इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। इसके कोर में होने वाली एक्टिविटी की वजह से इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा है, और साथ में इस ऊर्जा जो है वो प्रकाश के रूप में इसके पास है, यानी लाइट और हीट दोनों इनके पास है। और ऐसे पिंडों को, ऐसे आकाशीय पिंडों को, सेलेशियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। सन इज एग्जाम्पल ऑफ स्टार। नाउ इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार विच इंडिकेट्स नॉर्थ इज कॉल्ड। उत्तर दिशा को इंगित करने वाला जो तारा है वो क्या कहा जाता है? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, पोल यानी ध्रुव, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव।
बच्चों यहाँ हिंदी में ध्रुव तारा सही है, लेकिन इंग्लिश की जो इसका हिंदी और इंग्लिश लिखने में है, इसमें गलती हो गई है। ये नॉर्थ स्टार कहा जाता है। ध्रुव तारा हिंदी में हम इसे कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे नॉर्थ स्टार ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा और ये लिख दिए जाने की वजह से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्थ स्टार। राइट आंसर इज नॉर्थ स्टार। इसको हम अपने टेक्स्ट बुक वाले पिक्चर से भी देख करके समझते हैं। इस पिक्चर में हमने सप्तर्षि की पहचान की थी। सप्तर्षि के साथ ये बच्ची जिसको देखने का प्रयास करें, ये सप्तर्षि मदद करते हैं हमें एक सीधी रेखा में देखने में, जिसकी पहचान करने के लिए। वो जो तारा है वो नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा है, क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, यानी पृथ्वी के संबंध में उसकी स्थिति हमें लगभग स्थिर दिखाई देती है, एक ही दिशा में दिखाई देती है, और इसीलिए उसे हम ध्रुव या डिग कहते हैं, और वो नॉर्थ दिशा में होता है, नॉर्थ स्टार। द राइट आंसर इज नॉर्थ स्टार in this question. After sixth question, now this is your next question. The earth is called a blue planet because of presence. पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का कारण क्या है? क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है? वायु, जल, नीला रंग या वन? बच्चों, अपने पृथ्वी को जब हम उपग्रहों से प्राप्त जो चित्र हमें मिलते हैं तो हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी पृथ्वी पर काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 पार्ट हमारी धरती पर जल का दिखाई देता है, वाटर का दिखाई देता है, और इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, नीले रंग की आभा देती है जल के कारण। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेटेरॉइड्स। उल्कापिंड किसके बने होते हैं? आइस, गैस, पीसेज ऑफ रॉक्स, नन ऑफ दीज। एज पर योर एनसीईआरटी बुक, राइट आंसर इज पीसेज ऑफ रॉक, यानी ये चट्टानों के टुकड़े हैं जो यहाँ वहाँ आपके सौरमंडल में भटकते रहते हैं। और ये किसी भी प्लेनेट पर, खासकर पृथ्वी जैसे प्लेनेट की बात करें तो हमारे लिए ये बहुत खतरनाक है। अगर बहुत बड़े आकार का कोई पिंड जो है वो हमारी पृथ्वी से टक्कर करता है तो बहुत सारा विनाश हो सकता है इससे। लेकिन जो छोटे आकार के पिंड हैं वो पिंड पृथ्वी पर गिरते भी हैं, और वो पृथ्वी की स्टडी करने के मामले में, उनकी पृथ्वी कैसे बनी है, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानने में, ये जो छोटे टुकड़े हैं जो धरती पर गिरते हैं वो हमारी सहायता भी करते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन भी करते हैं। वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, चट्टानी टुकड़े होते हैं, और यहाँ वहाँ भटकते हुए अलग अलग प्लैनेट्स पर कभी टक्कर करते हैं और यहाँ से वहाँ तक भ्रमण करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स मेटेरॉइड से थोड़े बड़े आकार के होते हैं, और इनकी अपनी एक स्पेसिफिक पाथ होती है, इनका अपना एक ऑर्बिट होता है, और उस ऑर्बिट के सहारे वो स्टार का, यानी हमारे सन का रिवोल्यूशन करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स जो हैं बड़ी मात्रा में मिलते हैं जुपिटर और साथ में एक दूसरा प्लैनेट है उन दोनों के बीच में। मंगल, शनि, पृथ्वी और शुक्र में, यानी मार्स, सैटर्न, अर्थ और वीनस में कौन है वो? हम अपने सोलर सिस्टम के डायग्राम को फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। हमने अंदर के इनर और बाहर के आउटर प्लैनेट्स की बात की थी, और इनके बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये येलो कलर से लिखा हुआ है एस्ट्रॉयड्स बेल्ट, यानी यहाँ पर एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। बहुत छोटे छोटे आकारों के ये जो टुकड़े हैं ये लगातार यहाँ से वहाँ तक परिक्रमा करते हैं। इनका भी एक स्पेसिफिक पाथ है, और इस पाथ के सहारे ये भी सन के चारों तरफ, यानी सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते रहते हैं। और ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं इनकी बड़ी मात्रा पाई जाती है जुपिटर के बीच में। आप यहाँ पर जुपिटर को देख सकते हैं, और जुपिटर और मार्स के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड्स की ये पट्टी हमें दिखाई देती है। इस क्वेश्चन में जुपिटर का नाम पहले से क्वेश्चन में ही लिखा है, और सेकंड जो पूछा गया है वो मार्स है, यानी मंगल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्विज। शेप ऑफ अर्थ जियोइड। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, इज मिसिंग। शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड। पृथ्वी की जो आकृति है वो भूआब है। ये सत्य है या असत्य है, यानी ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको। पृथ्वी का जो आकृति है वास्तव में भूआब की है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सत्य है, यानी ट्रू है। बच्चों, पृथ्वी को बहुत पहले से अध्ययन किया जा रहा है, जब से इंसान ने समझना शुरू किया है, और पृथ्वी को बहुत सारे आकार में वो बताता रहा है पुराने समय से ही। कभी पृथ्वी को गोलाकार कहा गया, कभी अंडाकार कहा गया, मंडलाकार कहा गया, यानी ओवल, स्फेयर, बहुत सारे शेप के साथ हमने पृथ्वी को कंपेयर किया, इसके नाम किए कि पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल है, वो इस प्रकार की, उस प्रकार की। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि हमारी धरती पर जितने भी प्रकार की आकृतियाँ हमारे पास हैं, सभी तरह के ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं वो पृथ्वी के आकार की एग्जैक्टली तुलना करने लायक नहीं है। वास्तव में उस जैसी पृथ्वी नहीं है। इसलिए अर्थ साइंटिस्ट ने, पृथ्वी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लिए एक नया शब्द ही दिया, इसके आकार के लिए बिल्कुल एक नया तरह का शब्द गढ़ा, और इसका नाम दिया जियोइड। जियोइड में ये शब्द जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो मीन्स अर्थ। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी जैसा आकार, हिंदी में भी अगर हम देखें तो भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी की आभा देने वाला
जो आकार है वो भू आब है, जियोइड है। यानी आने वाले समय में जब हमें इस प्रकार की कोई आकृति मिलती है जिसका आकार पृथ्वी जैसा होगा तो हम उसको भी जियोइड कह सकते हैं। इट मीन्स जियोइड इज अ यूनिक शेप। पृथ्वी और आवर अर्थ हैज़ यूनिक शेप, दैट इज जियोइड। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। यहाँ पर आपका ये ज्योग्राफी का पहला क्विज कंप्लीट होता है। इसे भी आप रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन भी विद करेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।